नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में चल रही है कांग्रेस की सुनामी। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का दावा, 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का तंज, मणिपुर से ज्यादा पीएम मोदी को इजरायल की चिंता है, कहा जातीय आधार पर बंट गया मणिपुर। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम गहलोत का बड़ा दावा, जनता ने सरकार रिपीट करने का बना लिया है मूड। और इसी के साथ अशोक गहलोत ने राजस्थान में गिनाए अपने काम। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, कांग्रेस ने राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप करने की अपील। और खबर में आगे जिक्र होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही या गलत, क्या इस पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच करेगी फैसला, 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में चल रही है कांग्रेस की सुनामी। कांग्रेस नेता पटवारी का दावा, 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी पार्टी। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस लिया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों के नेता जोर शोर से प्रचार अभियान में जुड़े हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में भी राजनीतिक दलों, खासकर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस पार्टी के नेता ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिझाने में लगे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रचार अभियान समिति के सह अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। आनन फानन में उन्होंने 150 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाने की बात कह दी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रचार अभियान समिति के सह अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी सुनामी चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य के कुल 230 सीटों में से 150 से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज कर सत्ता में लौटेगी। बता दें कि पटवारी ने राज्य विधानसभा के लिए कांग्रेस के 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद ये बात कही है। बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों को साथ अपनी पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेसी उम्मीदवारों में खुद पटवारी का भी नाम शामिल है। पटवारी कांग्रेस की टिकट पर इंदौर के राऊ विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि पटवारी ने बताया कि प्रदेश में जनमत एकदम स्पष्ट है, राज्य में कांग्रेस की चुनाव की सुनामी चल रही है और ये सुनामी इतनी जबरदस्त है कि पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीत जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, मणिपुर से ज्यादा पीएम मोदी को इजरायल की है चिंता, कहा जातीय आधार पर बंट गया है मणिपुर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी राज्य मिजोरम के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने आइजोल में राजभवन के नजदीक एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को मणिपुर से ज्यादा इजरायल की चिंता है। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर अब एक राज्य नहीं रह गया, बल्कि जातीय आधार पर 2 राज्यों में विभाजित हो गया है और इसी साल मई महीने से मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिंसाग्रस्त क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए केंद्र ने कोई प्रयास नहीं किया और इस कारण प्रदेश में हिंसा और भड़क गई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरे लिए यह आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजरायल में जो हमास के खिलाफ संघर्ष चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है इसकी प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई और बच्चों को मार दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम गहलोत का राजस्थान में बड़ा दावा, जनता ने सरकार रिपीट करने का मूड बनाया और गिनाए अपने काम। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की डेट आने के बाद सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को रिवाज को तोड़ते हुए सत्ता में वापसी का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में काम में कोई कोताही नहीं बरती। यही वजह है कि जनता ने राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट करने की मन बना लिया है।
दोस्तों, गहलोत ने जयपुर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार ने पानी, बिजली, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुखता से काम किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 1.5 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनवाई हैं और वो 3 लाख नौकरियां दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, कांग्रेस ने राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप करने की अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील करते हुए कहा है कि मोदी सरकार राजनीतिक प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहती है। वह ऐसा नहीं करने के लिए राष्ट्रपति को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने सोमवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि भारत की सेना पूरे देश की सेना है और हमें गर्व है कि हमारी बहादुर सेना कभी भी देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी। 9.5 साल की सरकार के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और सभी मोर्चों पर विफल रहने के बाद मोदी सरकार अब सेना से अपना राजनीतिक प्रचार करवाने का बेहद घटिया प्रयास कर रही है। सेना का राजनीतिकरण करने का ये प्रयास बेहद खतरनाक कदम है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से हमारा अनुरोध है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करके मोदी सरकार को इस गलत कदम को तुरंत वापस लेने का निर्देश दे। पार्टी ने इसके साथ ही एक अखबार में छपी खबर भी पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि सेना सरकारी योजनाओं का प्रचार करेगी और देश के 9 शहरों में बनेगी सेल्फी पॉइंट। यहाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या सेना का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड सही या लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच करेगी फैसला, 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे का मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को भेज दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 5 जजों को संविधान पीठ करेगी। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वकील प्रशांत भूषण ने बेंच के सामने कहा था कि 2024 के आम चुनाव के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने से पहले इस योजना का न्यायिक परीक्षण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड को लेकर कुल 4 जनहित याचिकाएं लंबित हैं और इनमें से एक याचिकाकर्ता ने मार्च में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों ने अब तक 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया और इसकी 2/3 राशि एक प्रमुख राजनीतिक दल को गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, वीरेंद्र सिंह के दावे से गरमाई सियासत। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने की चर्चाएं अब फिर से शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों भी इस गठबंधन के टूटने को लेकर खूब चर्चाएं हुई थी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और प्रदेश बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी। इसकी शुरुआत विप्लव देव की ओर से उचाना से बीजेपी की प्रेमलता को अगला विधायक बताने पर हुई थी। इस सीट से दुष्यंत चौटाला भी मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में उनके बयान से सियासत गर्मा गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि हरियाणा में 15 से 20 दिन के अंदर जेजेपी बीजेपी के बीच गठबंधन टूट जाएगा। वीरेंद्र सिंह ने यह दावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से 2 दिन पहले हुई मीटिंग के बाद किया है। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर की रैली के बाद उनकी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के सभी नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीरेंद्र सिंह के बयान का समर्थन किया है। रुकाते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी में अजय राय के इस प्लान से बढ़ सकती है बीजेपी की दिक्कत, स्मृति ईरानी के लिए आसान नहीं होगी राह। जी हाँ दोस्तों, देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी मुख्य पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हाई प्रोफाइल सीटों पर उम्मीदवार भी लगभग तय माने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए नेता मैदान में वोटर्स को लुभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यूपी की हाई प्रोफाइल अमेठी सीट पर राजनीतिक तापमान अभी से बढ़ना शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही यहां अपने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की राज्य इकाई ने सत्तारूढ़ बीजेपी से अपने इस गढ़ को वापस लेने के लिए कवायद शुरू कर दी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की कोशिश है कि जिला इकाई को लोकसभा चुनाव के पहले सुदृढ़ कर लिया जाए और इसके लिए पार्टी नेताओं की बैठक का दौर जारी है और इसके अलावा बूथ लेवल पर भी काम शुरू हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओबीसी सर्वे के बाद नीतीश कुमार ने बताया ये नया प्लान बीजेपी के हिंदुत्व को करेगी ध्वस्त, 20 दिन बाद होगा अगला कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कुछ दिन पहले ही जातिगत जनगणना का डाटा सरकार ने जारी किया और अब वही
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए एक और प्लान तैयार कर लिया है। सत्तारूढ़ जेडीयू 5 नवंबर को पार्टी में अनुसूचित जातियों की एक बड़ी बैठक भीम संसद पर काम कर रही है। इसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अक्टूबर को पटना में कई भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाई, जो नवंबर की बैठक के लिए भीड़ जुटाने के लिए बिहार के विभिन्न हिस्सों में जाएगी। सड़क पर उतरने वाले प्रमुख नेताओं में मंत्री और महत्वपूर्ण दलित नेता अशोक कुमार चौधरी, सुनील कुमार, रत्नेश सदा शामिल हैं। बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 19.65% है। अशोक चौधरी ने कहा कि भीम संसद के पीछे का विचार समाज में समानता की दिशा में काम करना है, जो हमारी सरकार अपने नारे न्याय के साथ विकास के साथ कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एचडी देवेगौड़ा की पार्टी में टूट, जेडीएस प्रदेश प्रमुख सीएम इब्राहिम ने बीजेपी से गठबंधन को लेकर दिया अहम बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर जनता दल सेक्युलर में टूट होने के संकेत मिल रहे हैं। कर्नाटक जेडीएस के चीफ सीएम इब्राहिम ने कहा है कि उनके साथ वाले लोग ही असली हैं और वो बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जेडीएस में शामिल नहीं होगी। दोस्तों, सीएम इब्राहिम ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हमारे साथ आने वाले आओ, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। हम देखेंगे कि किसके पास कितने विधायक जाते हैं। मैं कर्नाटक जेडीएस का अध्यक्ष हूं, मैं बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए है, हम इनके साथ बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम जेडीएस और बीजेपी के साथ गठबंधन को नहीं मानते, क्योंकि असली पार्टी हम हैं। दरअसल हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस और बीजेपी ने गठबंधन का ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप कैसे फैसला ले सकते हैं कि इस सवाल पर इब्राहिम ने कहा कि उनके पास तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल नहीं है, मेरे पास कम से कम कर्नाटक तो है। ऐसे में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम के जाते ही भंडारे पर मची लूटपाट। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में कार्यक्रम के बाद सब्जी पूरी लूट कर भागे कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के दौर में गरीब जनता की क्या स्थिति है, इसका एक नज़ारा रविवार को दिमनी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ पर भाजपा के बूथ सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए कार्यकर्ता रोटी के लिए आपस में एक दूसरे को धक्का देते हुए दिखाई दिए। जमकर लोगों ने लूटपाट मचाई। दरअसल जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए गए भाजपा कार्यालय का उद्घाटन एवं बूथ सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जैसे ही कार्यक्रम से हेलीपैड के लिए निकले, वैसे ही भूखे प्यासे बैठे कार्यकर्ता पास में ही आयोजित किए गए भंडारे पर टूट पड़े और जिसके हाथ में जो आया वो लेकर भागने लगा। मीडिया कर्मियों ने वहां देखा कि कार्यकर्ता कोई पूरी भरकर ले गया तो कोई सब्जी, किसी के हाथ में जग आया तो उसमें सब्जी भर लिया। रोटी के लिए लूटपाट का ये नज़ारा भाजपा जैसी अनुसूचित पार्टी में देखने को मिला, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। हालांकि कार्यक्रम में नेता और भाजपा कार्यकर्ता मामले को दबाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन यह पूरा मामला आग की तरह अंचल में फैल गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 सपा की पहली लिस्ट में सैफ-ए-कुनबे पर दाव। अखिलेश यादव ने वरुण गांधी को लेकर दिए बड़े संकेत। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन 2024 का आगाज हो चुका है। सभी सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बाद भाजपा समेत सभी सियासी दल प्रत्याशियों का ऐलान शुरू कर देंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल और इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी ने नवरात्रि में लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी की है। इस लिस्ट में 12 से 20 प्रत्याशियों का ऐलान होने की उम्मीद है। सपा के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो पहली लिस्ट में सपा-कुनबे के 4 नाम होना तय है। इसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी हो सकते हैं। वर्तमान में वो मैनपुरी की करहल सीट से विधायक हैं। उन्होंने वर्ष 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर चुनावी कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद अखिलेश यादव कन्नौज से 2 बार सांसद बने हैं। वहीं नवरात्रि में आने वाली लिस्ट में राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव का फिरोजाबाद लोकसभा से टिकट होना तय है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा मुझे झूठे केस में फंसाने की हो रही है साजिश। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 8 साल से उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रच रही है। इसके लिए कई लोगों पर दबाव बनाया गया, उन्हें मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए दबाव में डाला गया। जो लोग नहीं माने उनके ऊपर जुल्म किया गया, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई और इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये 2015 की घटना है। मोदी सरकार 2015 में मुझे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है। लोगों पर तरह तरह के दबाव बनाकर उन्हें मेरे खिलाफ बयान देने के लिए कहा जाता है। कई लोगों को तो यातनाएं भी दी गई हैं। प्रधानमंत्री देश के लिए काम करने के बजाय 24 घंटे अपने विरोधियों को झूठे मामले में फंसाने के षड्यंत्र बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका, 4 बार के विधायक ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश भाजपा ने 4 लिस्ट जारी कर 136 उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारा है। कांग्रेस ने भी रविवार को 144 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। सूबे में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और ऐसे में मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। 4 बार भाजपा के विधायक रहे रसाल सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा कांग्रेस में नाराज नेताओं के दल बदल का सिलसिला जारी है। प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल सीट लाहौर में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को हराने के लिए भाजपा प्रत्याशी अम्बरीश शर्मा के समर्थन में खुद मुख्यमंत्री मैदान में नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस बीच टिकट कटने से नाराज भाजपा के पूर्व विधायक रसाल सिंह ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश एक बार फिर सीएम योगी पर हुए हमलावर, बोले झूठे आंकड़ों से पीठ थपथपा रहे हैं मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिलाओं और बच्चियों के साथ आपराधिक घटनाएं रुक नहीं रही। महिला अपराधों के मामले में प्रदेश सबसे ऊपर है, लेकिन सरकार जमीनी सच्चाई जानने और मानने को तैयार नहीं है। सपा मुखिया ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठे आंकड़ों में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हर दिन प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुराचार, हत्या और छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राघव चड्ढा के निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को जारी किया नोटिस और मांगा जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के निलंबन के मामले में सोमवार को बड़ा दखल दिया है। इसके तहत निलंबन पर राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है। सुप्रीम कोर्ट अब 30 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। 26 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत को ये जांचने की जरूरत है कि क्या किसी सदस्य को जांच लंबित रहने तक निलंबित किया जा सकता है। अनुपातिकता का मुद्दा ये है कि क्या किसी सदस्य को निलंबित करने के लिए नियम 256 लागू किया जा सकता है। वकील सादान फरासत ने कहा कि ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है, इसे सत्र से परे नहीं किया जा सकता, इसे सत्र से आगे बढ़ाने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता और ये विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महुआ मोइत्रा पर कैश के बदले सवाल पूछने का आरोप, सपोर्ट में आए संजय राउत, कहा बीजेपी अडानी पर पूछे सवाल को नहीं पचा पाती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया है कि सवाल पूछने के लिए कैश लेती हैं। दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से आग्रह किया है कि इन आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाए। वहीं बीजेपी सांसद के इन आरोपों पर शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को कहा कि ये टीएमसी नेता के मनोबल को गिराने की कोशिश है। समाचार एजेंसी से बात करते हुए राउत ने कहा कि अडानी समेत किसी भी उद्योगपति पर सवाल उठाना बीजेपी को हजम नहीं होता, इसीलिए वो ऐसे आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा टीएमसी की एक प्रमुख नेता हैं और बीजेपी उनका मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है। महुआ बहुत ही जुझारू महिला हैं और मैं उनको जानता हूं, वो ऐसे आरोपों से पीछे हटने वाली नहीं है। बीजेपी ऐसा आरोप लगाती रहती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गहलोत बोले ईआरसीपी हमारे लिए महत्वपूर्ण, सरकार क्यों नहीं घोषित कर रही राष्ट्रीय परियोजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी जन जागरण अभियान का शुभारंभ करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व राजस्थान नहर परियोजना को वादा करने के बाद भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं
नहीं किया गया। गहलोत ने कहा कि हम 5 साल से ये मांग कर रहे हैं कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। सरकार की जिद है कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित करेंगे। देश में 16 परियोजनाएं पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा घर घर तक पहुंच गया है और हमने बाकी 53 बांधों को भी इसमें शामिल किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोर्ट ने दी एक और बड़ी राहत, इसी महीने जाएंगे विदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को एक और बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने तेजस्वी को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। बता दें कि सोमवार 16 अक्टूबर को कोर्ट में हुई सुनवाई में लालू परिवार को भी पेशी से राहत मिली है और इसके अतिरिक्त कोर्ट ने नवंबर में सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। दोस्तों, नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सोमवार को कोर्ट से एक और राहत मिली है और इसके तहत कोर्ट ने तेजस्वी यादव को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्निवीर अमृतपाल सिंह को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने उठाए मोदी सरकार पर सवाल। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना में अग्निवीर अमृतपाल को शहीद का दर्जा ना दिए जाने और सैन्य सम्मान के साथ विदाई नहीं देने को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं और इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस ने इस मामले पर प्रश्न खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अग्निवीरों का सम्मान नहीं करती है। यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शहनवाज आलम ने कहा कि अमृतपाल प्रकरण से ये बात जाहिर होती है कि मोदी सरकार अग्निवीरों का सम्मान नहीं करती। उन्होंने कहा कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह के शव को सैन्य प्रोटोकॉल नहीं दिया जाना इस बात को साबित करता है कि केंद्र की मोदी सरकार अग्निवीरों को स्थायी सैनिकों के बराबर सम्मान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रवैये से अग्निवीरों में निराशा फैलेगी जिसका सीधा सीधा असर देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी के लिए राह नहीं आसान, कांग्रेस ने भरी हुंकार, बनाया बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दिल्ली कांग्रेस ने बीते रविवार को बवाना से जनसभा और प्रतिज्ञा रैली के साथ साथ जवाब दो हिसाब दो चरण की शुरुआत की और इस अभियान के तहत जहां दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जंग की शुरुआत की है तो वहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और इस रैली के लिए बवाना में झंडा चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के साथ जुटे और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।